इस समय पूरे विश्व में मानव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना वायरस या कोविड-19 बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक दुश्मन के बारे में सटीक जानकारी न हो, कैसे रहता है, कहाँ रहता है, कितने दिन जिंदा रहता है, कहाँ से आया है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, तब तक उस पर विजय पाना असंभव हो जाता है। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के साथ भी ऐसा ही है। जानकारियां तो बहुत हैं, लेकिन सटीक जानकारियों के अभाव में इसका प्रसार पूरे दुनिया में दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है। कोरोना के जीवन पर प्रहार करने के लिए, उसके गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह। आप हैं विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी तक पहुंचने के लिए कहां से सफर शुरू किया? जी नमस्कार सारे श्रोताओं को। जैसा आपने बताया, कोरोना की बीमारी इस समय वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। विश्व के लगभग सारे देशों में इसका प्रकोप बढ़ चुका है। इसके ओरिजिन और उद्गम की बात करें तो कोरोना वायरसेस जो होते हैं ये बेसिकली एक इस तरह के वायरसेज होते हैं जिसकी उत्पत्ति जानवरों में होती है, जो कि पिछले रिसर्चों से ये प्रूव हो चुका है कि इनकी उत्पत्ति बेसिकली जानवरों से होती है और यह मुख्यतः सांस की या सांस के नली की या फेफड़ों में संक्रमण करते हैं जब इंसान पे पहुंचते हैं। तो इस तरह के वायरसेस की जैसा उद्गम जानवरों से है, कभी न कभी जानवरों में इस तरह के म्यूटेशंस होते हैं इन वायरसेस में, और ये किसी दुर्घटनावश अगर जो इंसान वो जानवर के संपर्क में आ जाता है तो इंसान में पहुंचते हैं और उसको इंडेक्स केस कहते हैं। जैसा कि इस कोरोना वायरसेस में वुहान चाइना का एक वुहान सिटी है, प्रोमिनेंस में ये केस इस तरह के आए थे। सबसे पहले 30 दिसंबर 2019 की रात को, 31 दिसंबर को वहां की स्थानीय WHO संस्था ने इस पे टेस्टिंग किया और इस वायरसेज को खोज निकाला और उन्होंने ये पाया कि लगभग यह 85 से 87% पुराने कोरोना जैसा मिल रहा है, लेकिन इसमें 13 से 15% लगभग बदलाव उन्होंने नोटिस किया और इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस दिया उन्होंने उस समय पे। चीन के वुहान शहर से पूरे दुनिया तक ये फैला कैसे? जैसा कि मैंने बताया कि यह सबसे पहले जानवरों में पनपता है, उनमें म्यूटेशन होते रहते हैं। वायरसेस की एक लाइफ साइकिल जो जीवन का चक्र होता है उसमें यह म्यूटेशंस होते रहते हैं। अधिकतर म्यूटेशन साइलेंट होते हैं, उसका कोई मेजर इफेक्ट या मेजर पैथोजेनिक इफेक्ट या इंसानों के संक्रमण में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है मुख्यतः। लेकिन कभी कभी इस तरह के म्यूटेशंस होते हैं या फिर लेबोरेटरी में जानबूझ के किसी वायरसेज में कुछ म्यूटेशन ऐसे कराए जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उस दौरान ऐसे ज्यादा संक्रामक वायरसेज की उत्पत्ति होती है। तो यह अभी संदेह का विषय है कि इसकी वास्तव में उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन ये संक्रामक जरूर है। कंटेजियस रेट इसका ज्यादा है इसके पहले के कोरोना वायरसेज के हैं। जो सबसे पहला सार्स कोरोना 1 आया था वो 2002 में चाइना में ही आया था, जिसमें मृत्यु दरें लगभग 10% थी। उसके बाद से मर्स आया, MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था 2012 में। सऊदी कंट्री में लगभग इसका 35 से 37% मृत्यु दर थी। तीसरा ये इस फैमिली का वायरस जो सार्स कोव 2 या कोरोना है या कोविड-19 है, इसकी उत्पत्ति चाइना में जैसा हमने बताया है और इसमें मृत्यु दर 3 से लगभग 10% तक है विभिन्न एज ग्रुप में। तो ये फैलने का मुख्यतः इसका कारण रेस्पिरेटरी चूंकि संक्रमण है, ये श्वास नली का संक्रमण है, तो खांसने और छींकने से ऐसे मरीज या ऐसे संदिग्ध या एसिम्प्टोमेटिक केसेस के संपर्क में जो खांसता और छींकता है उसके फोमाइट्स, उसके जो महीन कण होते हैं वो लगभग 3 से 4 फीट के दायरे में ज्यादा रहते हैं। उस दायरे में कोई भी आदमी कोई भी मनुष्य अगर जो आता है
और कोई मास्क का प्रयोग, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करता है, तो उसके संक्रमण होने का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, हम लोग जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस का जो संरचना है, जो प्रजनन क्षमता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया विधि है, वह क्या है? संरचना की बात करें तो ये कोरोना विरिडेल्स फैमिली को बिलोंग करता है। ये तीनों तरह के जो वायरसेस मैंने बताए हैं अभी, और ये कोविड-19 बीटा कोरोना वायरसेस में आता है, जो कि मुख्यतः इंसान को इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन उत्पत्ति इनकी जानवरों में होती है और किसी न किसी कारण इंसान के संपर्क में आने से आते हैं। कुछ जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं, जैसे फेरेट्स और पंगोलिन्स जो होते हैं, उसमें भी इस वायरस का संक्रमण होता है और उसमें भी कोरोना या कोविड की बीमारी होती है। लेकिन सारे जानवरों में यह बीमारी नहीं पैदा करता है, लेकिन हम इंसान इसके लिए बहुत सेंसिटिव हैं बीमारी होने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वायरस जहाँ पे हमारे शरीर में सांस की नलियों से घुसता है और सांस की नलियों की जो कोशिकाएं होती हैं, उस पे ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम 2 का जो रिसेप्टर होता है, उस पे इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन, जैसा आप आजकल फोटो में या चैनलों के माध्यम से देख पा रहे होंगे प्रिंट मीडिया में, ये क्राउन लाइक वायरस है। इसके ऊपर बहुत सारे क्राउन्स हैं, स्पाइक्स हैं। तो वो स्पाइक्स में एक स्पेसिफिक चीज होती है जिसको रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहते हैं, RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। यह RBD हमारी कोशिकाओं के, श्वास नलियों के, जननांगों के, गुर्दे के, ऐसे जगहों पे जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उसमें ACE2 रिसेप्टर होता है, उस पे ये जाके बंध जाता है और फिर उस कोशिकाओं को यह वायरस इन्फेक्ट करता है, असर करता है, और वो उस कोशिकाओं के अंदर जाता है और हमारे कोशिकाओं की जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको अपना जेनेटिक मटेरियल से मिक्स करता है और अपनी संख्या वो बढ़ाता है। इस तरह से उस एक कोशिका में एक वायरस के घुसने से लाखों करोड़ों में वायरसेस की प्रोजेनी बन जाती है। और वो जब कोशिका, जब उसकी मशीनरी खत्म हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है, तो फिर ये कोशिकाएं नष्ट होती हैं, ऑटोलिसिस होता है साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से। TC सेल होती हैं, जो थाइमस वाली जो सेल्स होती हैं, वो बेसिकली उन कोशिकाओं को तोड़ देती हैं और वो वायरस रिलीज हो जाता है और फिर ये नए कोशिकाओं पे इन्फेक्शन करता है। इस तरह से ये कोशिकाओं के अंदर अपना जीवन चक्र चलाता रहता है और इसकी वृद्धि होती रहती है। शरीर के बाहर जब खांसने, थूकने, छींकने से यह रहता है, तो किस किस जगह पर इसकी जीवन क्षमता क्या है, कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे कि कितना संक्रामक है और कितना देर तक यह किन किन जगहों पे जिंदा रहता है, तब तक हम इससे बचाव में चूक कर सकते हैं। हम मेनली इसकी बात करें इस वायरस की, कोविड-19 की, तो यह एक एम्बिएंट टेम्परेचर, जिसको हम 25 से 30 डिग्री का तापमान कहते हैं वातावरण का, उसमें यह हवा में लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटा तक जिंदा रहता है। उसके अलावा ये विभिन्न सरफेस पे, जैसे स्टेनलेस स्टील पे लगभग 2 दिन 48 से 72 घंटे, कार्डबोर्ड पे 3 दिन से ज्यादा जिंदा रहता है। नमी वाली जगहों पे यह इसकी 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है। लो टेम्परेचर की जगहें हैं, ह्यूमिडिटी है, कोई केव्स हैं, वहाँ ये ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। तो यह सरफेस पर टाइल्स और ग्रेनाइट पे ये लगभग 8 से 12 घंटे जिंदा रहता है। पीतल और ब्रास की चीजों पे लगभग 2 से 3 घंटे जिंदा रहता है। तो विभिन्न वस्तुओं पे इसका जीवन का अलग अलग समय होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि इसमें, इस वायरस से बचाव के लिए जिन किसी भी सरफेस को हम टच करते हो, विशेष रूप से सावधान रहें। और ऐसे सरफेस जो पब्लिक प्लेस पे टच किए जा रहे हों बार बार, जैसे लिफ्ट का बटन, दरवाजे का हैंडल, किसी ऑफिस या किसी फैक्ट्री में, वहां उस हैंडल का हम सैनिटाइजेशन कराते रहें और हाथ साबुन से धोते रहें, जिससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात और है कि किसी अनजाने रास्ते पर किसी को छींक आई या किसी को बलगम आया, खांसा, थूका, अब वो आदमी तो चला गया, लोग पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि सड़क या रास्तों पर जो धूल उड़ती है वाहनों के माध्यम से, तो क्या उसके माध्यम से भी संक्रमण हो सकता है?
जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जो कोई जैसे हमारे खासकर डेवलपिंग कंट्री में और हिंदुस्तान में कुछ हम लोग साथ इनहेरेंट आदतें होती हैं जो हाइजीन के माध्यम से ठीक नहीं है, जो कि हम सड़कों किनारे खांसते हैं और थूक देते हैं बलगम। अगर जो इसके आसपास कोई तेज गति से वाहन जाता है तो उसके टायर से वो चीजें चिपक के और हाई स्पीड होने के नाते वो एरोसॉल उस डस्ट के साथ एक ये छोटे छोटे गुब्बारे बन जाते हैं जो कि हवा में तैरते हैं। और जस्ट उसके बाद उस कुछ समय में आधे एक घंटे के अंदर कोई भी राहगीर उधर से गुजरता है जो मास्क का प्रयोग नहीं किया है और सांस लिया या कुछ समय तक वहां विराम किया तो यह संक्रमण का खतरा बिल्कुल रहता है ऐसे आदमी में। खास तौर से जब हम सादे पानी से हाथ धोते हैं, बगैर साबुन के स्नान करते हैं, तो क्या उस समय यह वायरस शरीर से अलग होके और जो नहाने का पानी है उसके साथ मिलकर नालियों में चला जाता है? जी, ये भी आपका बहुत अच्छा व्यवहारिक सवाल है, क्योंकि हम इसमें बार बार कहते हैं कि हाथ आप धोएं, जिन भी सरफेस को टच करें, पब्लिक प्लेस से आए, बाजार, दुकान, ऑफिस से आए, तो आप अपना हाथ साबुन और पानी से धुलें। इसमें बेसिक फिजियोलॉजी क्या है, आप अगर जो हाथ पे सपोज करिए कहीं पब्लिक प्लेस से आप लौट रहे हैं और उस पे वायरस चिपका हुआ है, आप साबुन पानी से हाथ धुलते हैं तो वो बेसिकली घर्षण के कारण हाथ से डिसोसिएट हो जाता है जो चिपका हुआ है वायरस, और वो पानी के माध्यम से चला जाता है। पानी और साबुन के होने से इसकी जो सेंसन है इसमें वायरस की लाइफ कम होने लगती है और प्लस कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में ये पानी से भी स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर ये बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। ये किसी भी विषाणु के लिए है कि जब तक उसको कुछ समय बाद एक जिंदा कोशिकाएं नहीं मिलेंगी तो वो स्वतः ही अब जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो एक पैरासाइट जैसा होता है। उसको जिंदा रहने के लिए जिंदा कोशिकाएं चाहिए, तो पानी के अंदर भी बहुत देर तक जिंदा नहीं रहता है ये। अगर यह शरीर से बाहर निकला, हवा में तैर रहा है या ऐसी जगह जहां लोगों का आवागमन नहीं है, तो वहां पर स्वतः ये समाप्त हो जाता है जब तक कि कोई सेल न मिले या कोई जीवित पदार्थ का टुकड़ा न मिले, खास तौर से इंसानी या जानवर का। अपना जीवन चक्र पूरा करने में, प्रजनन करने में यह कितना समय लगाता है अपने गुणन क्षमता के आधार पर? यह वायरस जैसा मैंने बताया श्वास नलियों से जब हमारी रेस्पिरेटरी या श्वास नलियों की जो कवच की कोशिकाएं होती हैं, जब उस पे यह अटैच करता है इस वायरस का रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होता है आरबीडी, जब हमारे रिसेप्टर पे अटैच करता है उस समय से लेके पूरा इसका जो चक्र होता है इस वायरस का लगभग 2 हफ्ते से 4 हफ्ते का शरीर में चलता है। तो यह इसमें यह प्रजनन करता है, अपनी क्षमता बढ़ाता है और फिर ये हमारी कोशिकाओं को निमोनिया और तमाम लक्षण साइटोकाइन इसमें रिलीज होते हैं जो निमोनिया का रूप लेते हैं और हमें इस श्वास नली की बीमारी होती है। क्रमशः इस अभी तक जैसा ज्ञात है कि इसका कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। तो हमारे शरीर की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती है मुख्यतः वो इस वायरस से लड़ने में उपयोगी होती है। वही टी लिम्फोसाइट इस वायरस को किल करती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिसको बोलते हैं, टीसी सेल्स भी उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, वो इस वायरस को किल करती है। लेकिन तब तक अगर जो वायरस बहुत ज्यादा अगर जो एंटीजेनिक है, विरुलेंट है, तो हमारी कोशिकाएं सक्षम नहीं हो पाती हैं इसको कंट्रोल करने में, तब यह वायरस लंबे समय तक रहता है। अदरवाइज कोरोना विरिडेल्स फैमिली के वायरसेस 2 हफ्ते तक मैक्सिमम इंसान में रहते हैं और 2 हफ्ता इनको कंप्लीट क्लियर होने में लगता है। इसीलिए हम किसी को भी क्वारंटाइन में 2 हफ्ता रखते हैं और फिर उसको अगले 2 हफ्ते उसको होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें वो रिकवरी फेज में रहता है वायरस। तो यह चक्र उसका इस तरह से चलता है। अगर संक्रमण की पहली अवस्था है, प्रथम चरण है, यानी कि वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है, तो इसका पता लग जाता है जांच की विधियों से? इस वायरस के संक्रमण के लिए बेसिकली हम लोग गले एवं नाक से, मुंह की जो नली होती है उसका पिछला हिस्सा, गला और नाक का पिछले हिस्से से हम नमूना एकत्र करते हैं। क्योंकि यह वायरस इंसान के शरीर में इन्हीं 2 माध्यमों से प्रवेश करता है, तो 24 से 48 घंटे बाद इसकी वायरसेज की संख्या ठीक ठाक हो जाती है और हम जब उस 24 से 48 घंटे में एक्सपोजर के बाद हम स्वाब से पीसीआर टेस्ट करते हैं, तो यह वायरस अगर जो उपस्थित रहेगा
तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पीसीआर मेथड बहुत ही सेंसिटिव है। इवन कहा यह जाता है कि 1 से 5 वायरस भी होंगे तो यह पीसीआर मेथड हमारा डिटेक्ट कर लेगा। प्रति ml हमारा जो सिक्रीशन है नाक और गले का, उसमें 1 से 5 वायरस भी होंगे तो यह मेथड उसको डिटेक्ट कर लेगा। डॉक्टर साहब, बात हम लोग करेंगे इसके संहार की, इसका अंत कैसे हो, इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या सुझाएंगे आप? एज ए वायरोलॉजिस्ट जितना हम लोग इस वायरस और इसके वायरस के लक्षण और चीज़ों को समझ पाए हैं कि यह ट्रांसमिशन रेट इसका हाई है, इन्फेक्टिविटी हाई है, फॉर्चुनेटली मॉर्टेलिटी जिसको मृत्यु दर कहते हैं वह पिछले सार्स कोव 1 और मर्स का जैसे मैंने बताया 10% और 37%, उससे इसमें मृत्यु दरें कम है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है। इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि कम्युनिटी, हमारी समाज, सोसाइटी में, हमारे जियोग्राफिकल एरिया में अगर जो यह 60 से 70% लोगों को इन्फेक्शन कर देता है या एक्सपोजर हो जाता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी कहते हैं, तो स्वतः ही हमारी पॉपुलेशन आपस में, जैसे घर में एक आदमी को एक्सपोजर हो गया, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, तो उस घर के जितने सदस्य होंगे वो उसके संपर्क में आएंगे और उनको एक पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। तो एक हार्ड इम्यूनिटी वर्ड होता है जो इसमें काफी कारगर है, उसके लिए 60-70% लोगों का एक्सपोजर होना जरूरी होता है। दूसरा इसका माध्यम है वैक्सीन, जिसपे आजकल बहुत सारे कंट्रीज में, इजराइल में, अमेरिका में, हमारे हिंदुस्तान की भी ICMR ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, इस पे सतत प्रयास किया जा रहा है। इस वायरस को आइसोलेट करके उसके प्रोटीन को भी प्यूरिफाई किया जा चुका है। एनिमल में भी इनॉकुलेशन किया गया है, एनिमल में भी अच्छे परिणाम मिल चुके हैं और कुछ इंसानी वॉलंटियर्स जो इंसान होते हैं उनको भी यह इंजेक्शन लगाया गया है कि ताकि इसका प्रभाव एवं दुष्प्रभाव का पे अध्ययन किया जा सके। रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2 चक्रों में और इसकी रिसर्च की प्रक्रिया होनी है, उसके बाद यह वैक्सीन शायद मार्केट में हम लोगों के पास 4 से 6 महीने में उपलब्ध हो जाएगा। तब तक तो हर्ड इम्यूनिटी, सोशल डिस्टेंसिंग, नॉलेज, ट्रेनिंग, यही सारी चीजें इससे बचाव है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि कोरोना वायरस की संरचना, उसका संचार और उसका संहार हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।